आज की कहानी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बेटा अपने माँ बाप को ही बेच दे। यह कहानी है राजन, उसकी पत्नी और उसके बूढ़े माँ बाप की। राजन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बचपन से ही वह बहुत ज्यादा लालची था, लेकिन उसके माता पिता हमेशा यही सोचते कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हर चीज को लेने का शौक होता है। धीरे धीरे बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। किंतु समय के साथ साथ उसका यह लालच दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके माँ बाप भी उसे सभी बातें प्यार से समझाने लगे कि जीवन में एक ना एक दिन उसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत महसूस होगी। जीवन में पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, खास तौर पर जब बात मिडिल क्लास फैमिली की हो। रामलाल जी व उनकी पत्नी जया जी दोनों राजन को बिठाकर बड़े प्यार से उसे समझाया। उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। वह हमेशा स्कूल से छुट्टी मारकर इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने चला जाया करता था। हर माता पिता की तरह रामलाल जी भी और जया जी भी अपने बच्चों को एक सभ्य और सज्जन व्यक्ति बनाना चाहते थे, लेकिन राजन गलत संगत में पड़ गया। वह बात बात पर झूठ बोलने लगा। शुरू में तो उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि वह जो कर रहा है उसके परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं। झूठ बोलना, बदतमीजी करना उसके लिए आम बात होती जा रही थी, और जब वह प्यार से नहीं समझा तो रामलाल जी ने उसे कमरे में बंद किया। उसे डराया, धमकाया और पीटने को भी तैयार हो गए। इससे पहले कि राजन पर हाथ उठाते जया जी वहां आ गईं और उन्होंने रामलाल जी को रोक दिया। अब उनके पास अपने बेटे को सुधारने का जब कोई रास्ता नहीं रहा तो उन्होंने उसे शहर से दूर एक हॉस्टल में भेज दिया। वे हर महीने उससे मिलने जाया करते, लेकिन उसने उनसे मिलने से मना कर दिया। धीरे धीरे उसके मन में अपने माता पिता के लिए नफरत बढ़ने लगी, और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब राजन अपनी पढ़ाई करके वापस घर आ गया। लेकिन वह अपने माता पिता से मतलब नहीं रखता था। जया जी व रामलाल जी दोनों ही बरसों से जिस बेटे से मिलने की आस में जी रहे थे, उनकी वह आस भी पूरी ना हो सकी। उन्होंने सोचा शायद अभी जिम्मेदारियों का बोझा सर पर आएगा तो सब समझ जाएगा। यही सोचकर उन्होंने दिशा नाम की लड़की से उसकी शादी तय कर दी। शादी के बाद भी जब वह नहीं सुधरा और एक दिन जया जी और रामलाल जी पास के ही गांव से आ रहे थे कि तभी एक हादसे में दोनों अपनी टांगें खो बैठे, और दोनों बेचारे जितना हो पाता उतना काम करने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी वह कुछ ही समय में अपने बेटे और बहू पर बोझ बन चुके थे। जैसे तैसे बेचारे बस अपना समय काट रहे थे कि एक दिन उनके गांव में एक कसाई जानवरों को मारकर उनका मीट बेचने वाला आया, और वह गांव में आवाज लगाने लगा, क्या है कोई कटरा कटिया बिकाऊ, क्या है कोई बछड़ा बछिया बिकाऊ। राजन और उसकी पत्नी ने जब यह आवाज सुनी तो वे दोनों उस कसाई को आवाज देकर अपने घर में बुला लेते हैं। घर में आने के बाद वह पूछता है, हाँ तो बताओ
कहाँ है बछड़ा या बछिया, क्या है? उसने अपने बूढ़े माँ बाप के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ले जाओ इन्हें। इस बात पर वह कसाई हंसते हुए बोला, क्यों मजाक करते हो भाई? सुबह से अभी तो कुछ काम भी ना हुआ और तुम सुबह से ही मजाक करने लग गए। तो राजन बोला, अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और अगर तुम इसे मजाक समझ रहे हो तो मत समझो, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। अब मैं इन लोगों का और बोझा नहीं ढो सकता। वैसे भी ये मेरे लिए घर के स्टोर रूम में पड़े कबाड़ की तरह ही हैं। इनके होने से कुछ हो या ना हो, पर इनके ना होने से मुझे तो बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा कहकर उसने उस कसाई से फिर कहा, बताओ कितना दाम दोगे इन दोनों का? बल्कि अगर इन्हें तो मुफ्त में भी दे दूं तो भी अच्छा काम, कम से कम इनसे जान तो छूटे। अपने लिए ऐसे शब्द और ऐसी बातें सुनकर दोनों बुजुर्ग अंदर बैठे बैठे बस रोए जा रहे थे, किंतु कोई फायदा नहीं। उनका बेटा इन पर कोई ध्यान नहीं देता था। उनके रोने या हंसने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह इतना निष्ठुर था कि बस किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप से पीछा छुड़ाना चाहता था। जया जी व रामलाल जी वे बेचारे दोनों लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए अपने बेटे की सारी बातें चुपचाप सुन लिया करते थे। पर कहते हैं ना कि हर चीज की एक सीमा होती है। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष उस सीमा को पार करे तो उसका परिणाम सही नहीं होता, और यही हुआ राजन के साथ। वह अपने माता पिता को इतना ज्यादा परेशान करता था, तो उसका परिणाम अच्छा कैसे हो सकता था? राजन ने कसाई से कहा कि उसके माता पिता घर में वैसे भी किसी काम के नहीं, वह उन्हें अपने साथ ले जाए। उनके बदले में वह कसाई उन्हें जितने चाहे उतने रुपए दे दे, बस उसके माँ बाप को ले जाए। वह उस कसाई से बोला, देखो भाई, ये मेरे किसी काम के नहीं है, तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ। कसाई ने कहा, भाई मजाक कर रहे हो, भला माँ बाप को भी कोई कभी बेचता होगा? तब राजन बोला, किसी का मुझे क्या पता, मुझे अपना पता है, मैं बेच रहा हूं ना। तुम बताओ कि तुम्हें लेने हैं या नहीं। यह बात सुन वह कसाई सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे माँ बाप को लेने के लिए तैयार हूँ। जितनी तुम मांगो उतनी रकम देने को भी तैयार हूँ। यह सुनते ही तो जैसे राजन की चांदी ही चांदी हो गई। वह बोला, जितना मैं कहूँ उतना? कसाई ने जवाब दिया, हाँ, जितना तुम कहो उतना। यह सुन राजन बोला, तो निकालो 1 लाख रुपए। वह आदमी जो कि कसाई था, वह थोड़ी सोच में डूबा, तो राजन बोला, क्यों, निकल गई हैंकड़ी? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, अब बात पैसों की आई तो बोलती बंद हो गई। यह सुनकर वह कसाई मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, बात तो पैसे की ही है, लेकिन वैसी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। बल्कि मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तुमने अपने माँ बाप की कितनी कम कीमत लगाई है। वैसे तो माँ बाप अनमोल होते हैं, लेकिन फिर भी खैर, जब तुम जैसा बेटा उन्हें बेचने के बारे में सोच सकता है, तो उनकी कीमत लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही मामूली सी बात है। चलो कोई बात नहीं, यह लो 1 लाख रुपए, और आज से तुम्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। उसने फोन करके गाड़ी मंगाई और राजन के माता पिता को अपने साथ ले गया। जाते जाते राजन बोला,
घर जाकर बहुत पछतावा होगा ना तुम्हें कि आज बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, क्योंकि यह दोनों तो किसी काम के नहीं। राजन की यह बात सुनकर वह कसाई बोला, नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा हुआ है भाई, लेकिन अभी शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज तुमने अपना क्या खोया है। खैर, मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आज तुम्हारे कारण मुझे वह मिला है जो खुदा ने मुझसे छीन लिया था। यह कहकर वह कसाई उन दोनों बुजुर्गों को लेकर चला गया। अपने घर ले जाकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। वह जैसे ही बाहर आई तो दोनों को देखकर थोड़ा चौंकी, फिर बोली, ये आप किन्हें अपने साथ लेकर आए हैं? जुनैद। दरअसल वह एक मुसलमान था, जिसके कारण वे दोनों बुजुर्ग बहुत घबराए हुए थे और ज्यादा घबरा रहे थे। डर के मारे इनके हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन जुनैद ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, वह उन्हें नीचे उतारते हुए अपनी पत्नी से बोला, सुनो बेगम साहिबा, आज से यह दोनों हमारे वालिद यानी कि माता पिता हैं। तो आज के बाद आपको इनका पूरा ख्याल रखना है, और हाँ, इन्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। जुनैद की पत्नी शबीना दोनों को सत्कार के साथ अंदर लेकर गई। अब जया जी और रामलाल जी दोनों जुनैद और शबीना के साथ उनके घर में रहने लगे। दोनों का डर गायब हो चुका था, क्योंकि शबीना और जुनैद उन्हें अपने माता पिता के समान समझते थे और शबीना उनकी खूब सेवा करती थी। शबीना के बच्चे पूरा दिन जया जी और रामलाल जी के साथ खेलते और उन्हें अपने दादा दादी मानते थे। वे दोनों भी बच्चों को अपने पोते पोती की तरह ही समझते थे। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था कि एक दिन रामलाल जी की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें लेकर तुरंत ही जुनैद हॉस्पिटल पहुंचा और उनकी खूब सेवा की, जिससे वह जल्दी ही स्वस्थ हो गए। जुनैद और शबीना को अपनी इतनी सेवा करता देख दोनों बहुत खुश थे और एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। जया जी बोली, मैं यह जमीन किसी को नहीं दे सकता। यह घर मैंने अपनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर बड़ी मुश्किलों से बनाया है। तुम्हारे जैसे नालायक इंसान को अब मैं और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए कल सुबह तक मुझे यह घर खाली चाहिए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इस बार राजन घबरा गया। वह बोला, नहीं बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह सब जो आपका है उस पर मेरा ही तो अधिकार है। आखिर मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ। तभी रामलाल जी बोले, अच्छा, तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो? लेकिन मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपना परिवार ऐसे ही अच्छा लगता है। कल से यहाँ नजर मत पड़ना। तुरंत उनके पैर पकड़कर राजन माफी मांगने लगा। उसने उनकी ढेरों मिन्नत की, लेकिन रामलाल जी ने उसे माफ नहीं किया। एक हफ्ते का समय देकर चले गए। रामलाल जी और उनकी पत्नी जया जी जब तक जीवित रहे, तब तक जुनैद और उसकी पत्नी ने दिन रात उनकी सेवा की, और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उस घर को किराए पर चढ़ा दिया और उससे जो भी आमदनी होती उससे गरीबों और असहायों की मदद में लगा देते। तो दोस्तों,
इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना है कि बच्चों को लालच में आकर कभी भी अपने माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपने बच्चों द्वारा अत्याचार से प्रताड़ित है, तो आपसे जितना संभव हो उनकी मदद करें, उन्हें उस दलदल से निकालने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि रोज़ आप नई नई वीडियोस देख सकें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। और हाँ, मुझसे जो भी इसमें टाइपिंग एरर्स हुए हैं उनके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। आगे से कोशिश करती रहूँगी कि टाइपिंग एरर्स ना हो। कितनी भी कोशिश के बाद ऐसा होता ही है कि मुझसे ये एरर्स हो जाते हैं। उनके लिए माफ़ी चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि आगे की वीडियोस में ऐसे एरर्स देखने को आपको ना मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।